हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इस मॉडल पेपर में पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। आपको बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि होगी। आपके समक्ष वाक्य होगा, तुम आज गैर उपस्थित थे। तुम आज गैर उपस्थित थे। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि होगी। आपका सही आंसर है उपसर्ग संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस वाक्य में उपसर्ग संबंधी अशुद्धि होगी। चलिए, अगला प्रश्न है कि पाषाण का तद्भव है। पाषाण शब्द का तद्भव क्या होगा। आपका सही आंसर है कि पाषाण का तद्भव होता है पाहन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि तद्भव हम किसको बोलते हैं कि संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गए हैं उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द तद्भव शब्द बोलते हैं। और जो संस्कृत भाषा में जो शब्द ज्यों के त्यों अभी लिखे वो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है। आपका सही आंसर होगा कि उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद होगा। तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा नय धन अक बराबर नायक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है आपको। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन होगा कि आपका सही आंसर होगा कि और, यानी जो शब्द जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक। तो चलिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडव में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, किस प्रकार का प्रत्यय होगा। आप जानते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है या फिर आप कृत प्रत्यय बोलो, दूसरा तदित प्रत्यय होता है। तो कौन सा शब्द होगा, कौन सा इस पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि तदित प्रत्यय। पांडव जो शब्द है इसमें तदित प्रत्यय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो कृत प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ता है या धातुओं के अंत में जुड़ता है, उसको आप क्या बोलोगे, कृत प्रत्यय। तो यहाँ पे पांडव शब्द में तदित प्रत्यय होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बेघर है। तो बेघर ये किस भाषा का शब्द होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि यह फारसी व हिंदी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है कि वाक्य का प्रकार कौन नहीं होगा। आपका सही आंसर होगा कि ये आपका संयुक्त वाचक जो वाक्य है ये अर्थ की दृष्टि के आधार पर नहीं होता है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वाक्य का प्रकार पूछा गया है कि सामान्य रूप से या फिर उत्पत्ति के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आप बोलोगे 8 प्रकार के होते हैं। और उस 8 प्रकार में से ये जो संयुक्त वाचक वाक्य है ये वाक्य का प्रकार नहीं होता है अर्थ के आधार पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यास का विलोम है। तो व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। आपका सही आंसर है कि व्यास का विलोम होता है समास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम चुनिए। तो इन चारों में से विषम शब्द कौन सा होगा। चलिए, आपका सही आंसर है कि विषम जो शब्द है वो रासव शब्द, यहाँ पे विषम शब्द दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया किस वाक्य में होगी इन 4 में से। आपका सही आंसर होगा कि अकर्मक क्रिया
ये रेखा हंसती है, इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न क्या, अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि जो क्रिया सामान्य रूप से मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया की पहचान आपको किस तरीके से करनी है कि क्या और किसको, दो सवाल पूछने होते हैं आपको। एक सवाल पूछोगे आप क्या, और दूसरा सवाल पूछोगे किसको। तो यदि इन दोनों का उत्तर निकलता है तब आपका सही आंसर होगा कि उसमें जो है वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर नहीं निकलता है तब आपकी अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन क्या और किसको, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि विपात्र किसका उपन्यास है। तो विपात्र नामक जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपका सही आंसर होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है, और उस उपन्यास का नाम क्या है, आप बोलोगे विपात्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी की आंसू रचना का प्रकाशन हुआ। तो जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है आंसू, बहुत फेमस रचना है इनकी। और इस आंसू नामक रचना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1925 में। तो 1925 में इस आंसू जो नामक जो रचना है, इस रचना का क्या होता है, प्रकाशन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस 1925 से कि महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कब लिखी गई थी आज ये आत्मकथा, कब प्रकाशित होती है, आप बोलोगे 1925। तो चलिए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ हुआ। तो रेडियो सेवा का प्रारंभ कब होता है आपके भारत में, आपका सही आंसर होगा कि भारत में ये आपका 23 जुलाई 1927 को रेडियो सेवा प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक का बहुवचन है। तो शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा। अगर आप शिक्षकों बोलोगे तो गलत हो जाएगा, शिक्षक गण आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय क्या होता है, वाक्यांश होता है, शब्दांश होता है, पद होता है, शब्द होता है, आपका सही आंसर होगा कि उस प्रत्यय ये आपका शब्दांश होता है। ऑप्शन सी आपका सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग व प्रत्यय ये दोनों शब्दांश होते हैं। तो शब्दांश प्रत्यय हम किसको बोलते हैं कि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण पूछी गई है आपसे, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होगा, आपका सही आंसर है कि धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आप जानते हो कि घ ये आपका क वर्ग का एक वर्ण है, क ख ग घ। तो क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं क वर्ग में, तो इन पांचों वर्णों का जो स्थान है वो आपका कंठ से होता है। कहाँ से होता है, आप बोलोगे कंठ से। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा इन चारों में से, आपका सही आंसर होगा कि स्त्रीलिंग शब्द मृत्यु। मृत्यु जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है कि उसकी मृत्यु हो गई, ये सही वाक्य हो जाएगा। आप बोलोगे कि उसका मृत्यु हो गया तो ये गलत वाक्य हो जाएगा, इसलिए मृत्यु जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरा पद में विशेषण है। तो तीसरा शब्द में विशेषण क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि इसमें क्रमवाचक होगा। यानी तीसरा शब्द है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है, क्रमवाचक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मौलाराम के वंशज उत्तराखंड में आए थे। तो मौलाराम के वंशज ये कब आए थे उत्तराखंड में, आपका सही आंसर होगा कि 1658 ईस्वी में मौलाराम के वंशज उत्तराखंड के श्रीनगर में आते हैं।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम चुनिए। तो इन चारों में से विषम शब्द चुनना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि विषम, यहाँ पे गाजो जो शब्द है, गाजो गाजो, ये विषम शब्द दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कार्य शुरू किए गए। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में कार्य कब से प्रारंभ होता है, शुरू होता है? आपका सही आंसर होगा 1972 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है 1972 कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो चलिए किस अनुच्छेद के अधीन करता है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 164 के तहत। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप बोलोगे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? आप बोलोगे अनुच्छेद 164 के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए वह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर लागू है? तो कितने प्रतिशत भाग पर लागू है? आपका सही आंसर होगा 61% भाग पर। 61% इस पर आपका राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्तमान में कार्य कर रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता था। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, और इन नारायण दत्त तिवारी के द्वारा उपचुनाव जीता गया था। तो किस सीट से इनके द्वारा उपचुनाव जीता गया था? आपका सही आंसर होगा कि इन्होंने आपका रामनगर सीट से उपचुनाव जीता था, लड़ा था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा पर्वत शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है? तो कौन सा पर्वत शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है? आपका सही आंसर होगा कि ये त्रिशूल नामक जो पर्वत है ये शिवधाम के रूप में प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः क्या होगी? घटेगी या फिर बढ़ेगी? आपका सही आंसर होगा कि अगर हम दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर अगर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। अगर क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आते हैं तो वर्षा की मात्रा घटेगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री के समीप भागीरथी से मिलने वाली प्रथम नदी है। तो प्रथम नदी कौन सी है जो भागीरथी नदी में मिलन होता है, मिलती है? आपका सही आंसर होगा कि रुद्रगंगा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो किस ताल में बनी हुई है 5 सुरंगें? आपका सही आंसर होगा तड़ाक ताल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचाचूली वूलन स्थित है। तो पंचाचूली वूलन ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि यह अल्मोड़ा जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में संस्कृत गांव हैं। तो संस्कृत गांव कौन कौन से हैं? आपका सही आंसर होगा कि बैतूल संस्कृत गांव है, कि मोठा ये भी संस्कृत गांव है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कुल्ली बेगार प्रथा ये क्या है? ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही आंसर होगा कि ये डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में ये कुल्ली बेगार आंदोलन ये कब होता है? आप बोलोगे 13-14 जनवरी 1921 को। तो 13-14 जनवरी 1921 को ये बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर क्या होता है? उत्तरायणी मेले के अवसर पर इस उत्तरायण इसके कौन सा ये कुल्ली बेगार आंदोलन होता है। तो चलिए डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया का
क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? तो WHO का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन कब होता है? आप बोलोगे 1942 में होता है। और 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको व अमेरिका के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली नदी है? तो मैक्सिको व अमेरिका के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपका सही आंसर होगा कि यह आपकी रियो ग्रांडे नामक जो नदी है, ये मैक्सिको व अमेरिका के बीच में सीमा बनाने का कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय ध्वज संहिता लागू हुई थी? तो भारतीय ध्वज संहिता ये किस वर्ष लागू होती है? आपका सही आंसर होगा कि यह वर्ष 2002 में लागू होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प पेश करने के कितने दिनों पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है? तो सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक है कि आपको हटा दिया जा रहा है? आपका सही आंसर होगा 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है, किस स्थान पर है? आपका सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मंदिर ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? तो सिरमौर राजाओं की राजधानी कौन सा क्षेत्र हुआ करती थी? आपका सही आंसर होगा बाड़ाहाट। तो ये बाड़ाहाट नामक जो क्षेत्र है ये सिरमौर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि ये बाड़ाहाट ये किस जनपद का प्राचीन नाम है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब होती है? आपका सही आंसर होगा कि इसकी स्थापना आपका 4 मार्च 1902 ईस्वी में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और कहाँ पे होती है? आप बोलोगे हरिद्वार में होती है। अगला प्रश्न है कि कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून की स्थापना हुई तो किस वर्ष होती है इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1922 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो कब होती है देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2002 में होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपसे पूछा जा सकता है कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे टिहरी के देवप्रयाग में अवस्थित है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही आंसर होगा कि दौलत राव सिंधिया के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उजेली दुर्गा मंदिर अर्थात बाड़ाहाट का निर्माण किसने करवाया? यानी उजेली का जो दुर्गा मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी में। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? आपका सही आंसर होगा कि इसका मंदिर भवानी शाह के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बैजनाथ झील ये कृत्रिम झील का निर्माण कब किया गया? तो बैजनाथ जो झील है ये एक कृत्रिम झील है। और इस झील का निर्माण कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका निर्माण आपका वर्ष 2016 में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लखनपुर प्राचीन नाम है तो लखनपुर ये कहाँ का प्राचीन नाम है? आपका सही आंसर होगा कि लखनपुर ये द्वाराहाट का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में औषधियों
का संग्रहण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि 1982 के अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? आपका सही आंसर होगा कि भारत की प्रथम महिला सांसद ये राधाबाई सुब्रायन जी बनी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली भूमिगत वाटर ट्रेन चली तो कहाँ पे चली थी, किस राज्य में चली थी, किस स्थान पर चली थी? आपका सही आंसर होगा कि यह आपकी पश्चिम बंगाल में चली थी। कौन सी ट्रेन? आप बोलोगे कि पहली भूमिगत वाटर ट्रेन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुजड़ू गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। तो गुजड़ू जो आंदोलन है, इस गुजड़ू आंदोलन को गढ़वाल का बारदोली नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन के प्रणेता किसको जानते हैं, किसको कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि इसके जो प्रणेता हैं वो राम प्रसाद नौटियाल जी को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन ये कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि इसका गठन 13 अप्रैल 1921 को होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सीरा का विजेता किसे कहा जाता है? तो सीरा का विजेता किसको कहते हैं, किस शासक को कहते हैं सीरा का विजेता? आपका सही आंसर होगा कि सीरा का विजेता हम आपका जो ज्ञानचंद प्रथम थे इनको जानते थे सीरा का विजेता। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किसके द्वारा करवाया गया? तो दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि इसके जो संस्थापक थे वो सच्चिदानंद भारती थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ईवर्सन के भूमि बंदोबस्त के समय टिहरी नरेश कौन थे? तो टिहरी नरेश कौन थे जिस समय ईवर्सन ने भूमि बंदोबस्त करवाया था या फिर भू बंदोबस्त करवाया था? आपका सही आंसर होगा कि उस समय जो टिहरी नरेश थे वो आपका नरेंद्र शाह थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नंदा गौरा योजना की शुरुआत हुई। तो उत्तराखंड में नंदा गौरा योजना की शुरुआत किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि यह योजना 2 जून 2017 को प्रारंभ होती है, इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मद्महेश्वर नाथ स्थित है। तो मद्महेश्वर नाथ ये कहाँ पर अवस्थित है, किस पर्वत पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि मद्महेश्वर नाथ ये चौखंबा पर्वत पर अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर स्कंद पुराण में किस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो किस मंदिर में कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ स्कंद पुराण में? आपका सही आंसर होगा कि चंद्रबदनी। तो चंद्रबदनी को कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में शंकर गुफा स्थित है। तो शंकर गुफा कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि शंकर गुफा ये देवप्रयाग में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनाई गई? तो गढ़वाली फिल्म श्रीदेव सुमन जी के ऊपर कब बनाई जाती है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2007 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन किया गया। तो किस वर्ष होता है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2004 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा पूछा गया है आपसे, इसकी सहायक नदी कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि काली इसकी सहायक नदी कौन सी है, यानी ये किस पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी काली। ऑप्शन
बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई। तो उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से कोटद्वार तक की जो रेलवे लाइन है ये किस वर्ष बिछाई गई थी? आपका सही आंसर होगा कि 1897 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण का प्रावधान है? तो भारत में एक मुद्रा नामक योजना चलाई जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसमें कितने प्रकार के ऋण का प्रावधान किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि इसमें आपका 3 प्रकार के ऋण का प्रावधान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई? तो रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 को। और किस कमीशन की सिफारिश पर किया जाता है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि हिल्टन व यंग। आपका सही उत्तर होगा कि हिल्टन व जो यंग कमेटी थी, इस कमेटी की सिफारिश पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाउ टू पे फॉर वार नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि ये किन्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद संबंधित है। तो स्यादवाद ये किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है दूसरे स्थान पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड इतिहास में अर्ल ऑफ वारवरिक की उपाधि किसे दी गई? तो किसको दी गई है ये उपाधि? आपका सही आंसर होगा कि यह हर्षदेव जोशी को दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ये मौर्य काल से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? आपका सही आंसर होगा कि राज्य का जो 7वां अंग था वो आपका मित्र था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में उलूग खां की उपाधि किसे दी गई है? तो उलूग खां, ये उलूग खां की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, एमबीटी को दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिपासु आदि नामों से भी संबोधित करते हैं या फिर जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र होगा? आपका सही आंसर है कि यह आपका खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के सम्मिलित शहर हैं। तो स्वर्णिम नामक जो योजना है ये कौन कौन से शहर को ये टच करता है, कौन सा शहर से संबंधित है स्वर्ण त्रिभुज से? आपका सही आंसर होगा कि यह आगरा, दिल्ली और जयपुर। तो आगरा, दिल्ली, जयपुर अर्थात ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो डालमिया नामक नगर है ये क्यों प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर होगा कि सीमेंट के लिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग? आपका सही आंसर होगा कि यह आपका
एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि मत्स्य से नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम अधिनियमित हुआ। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम ये कब बनता है या कब पारित होता है? आपका सही आंसर होगा कि 1976 में बंधुआ अधिनियम पारित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? आपका सही आंसर होगा कि यह माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। ए बी से बड़ा है जबकि सी तथा डी ई से बड़े हैं। ई ए व सी के मध्य स्थित है। यदि सी बी से बड़ा है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा? तो ये रीजनिंग का है। तो इस सवाल को जब आप हल करोगे तब आपका सही आंसर निकलेगा। ई बी से बड़ा है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ में से बीच 9वीं हैं और अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी? इस सवाल को सही करने के बाद आपका जो सही आंसर है वो क्या निकलना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। 9 आपका करेक्ट आंसर निकलेगा। आपको सॉल्व करना है सवाल को। चलिए अगला प्रश्न है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। सीरीज वाला सवाल होगा। तो इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर निकलना चाहिए 710। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो फिल्म विकास परिषद की स्थापना ये कब होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि इसकी स्थापना वर्ष 2016 में होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल में सरौला व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो सरौला व्यवस्था इसका जनक किसको मानते हैं गढ़वाल में? आपका सही आंसर होगा कि अजयपाल को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज हुई थी तो किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा कि 1989 में इसकी खोज की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अधोत चंद के शासनकाल में नहीं था? तो कौन नहीं था? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका पुरुषोत्तम पंत। आपका सही उत्तर होगा कि ये पुरुषोत्तम पंत ये अघोत चंद के शासनकाल में नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मलेथा की गोल किसके द्वारा बनाई गई? तो मलेथा की गोल किसने बनाई थी? आपका सही आंसर होगा माधव सिंह भंडारी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाटकोटी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो हाटकोटी की संधि किस किस के बीच में होती है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह पृथ्वीपति शाह और माधानता प्रकाश के बीच में होती है। कौन सी संधि? हाटकोटी की संधि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीम किरोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो जो नीम किरोली बाबा थे इनका वास्तविक नाम क्या है? आपका सही आंसर होगा कि इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। क्या है? लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हेमकुंड साहिब कौन सी नदी निकलती है? तो हेमकुंड साहिब से कौन सी नदी निकलती है? आपका सही आंसर होगा कि हेमकुंड साहिब से आपकी
हेमगंगा नदी निकलती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू हुई। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण नामक जो योजना है, इस योजना का प्रारंभ कब होता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। तो कब होती है इसकी शुरुआत? आपका सही आंसर होगा कि इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में, और पूरी डेट इसकी 7 मार्च 2019 को होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कोठार बांध स्थित है। तो कोठार बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपका सही आंसर होगा कि यह कोसी नदी पर बना हुआ है कोठार बांध। तो चलिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रामसर संधि किस वर्ष से लागू हुई? तो रामसर संधि कब लागू होती है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1975 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्नीगाड़ उप तहसील स्थित है। तो बर्नीगाड़ उप तहसील ये कहाँ पर अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। तो बर्नीगाड़ नामक जो स्थान है ये उत्तरकाशी में पड़ता है, और ये उप तहसील है, और आपका उत्तरकाशी की उप तहसील है। अगला प्रश्न है कि किसी टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की क्या होगी किसी टेक्स्ट को इटैलिक टेक्स्ट में बदलने के लिए? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा Ctrl+I। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो यूपीआई आप सभी यूज़ करते हैं, तो अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफ़र हो सकते हैं? आपका सही आंसर होगा कि 10,000। कितने हो सकते हैं? 10,000। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? तो खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है, कौन बनाता है? आपका सही आंसर होगा कि वार्मस। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि न्यू विंडो इंसर्ट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? आपका सही आंसर होगा कि यह आपका फाइल में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रेहला के लेखक कौन हैं? तो रेहला के लेखक पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि इसके इब्न बतूता आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जिसने पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया, कौन सा राज्य है जिसने पीपीपी मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया था? आपका सही आंसर होगा कि गुजरात। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 100। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।